हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। जो सबसे पहली न्यूज है वो है अशनीर ग्रोवर की। तो अशनीर ग्रोवर ने बैक डेटेड इनवॉइसेस का यूज किया है भारत पे से फंड्स को चुराने के लिए, ऐसा एलिगेशन लगाया जा रहा है। अब मैं थोड़ा सा कंसेप्ट समझा देता हूँ। ये बैक डेटेड इनवॉइसेस होते क्या है। मैंने किसी कंपनी से सेटिंग कर रखी है, वो मुझे पुराने बिल बना के दे देता है कि मतलब मैंने 5 महीने पहले उससे कुछ खरीदा था और वो बिल आ जाएगा मेरे पास में। वो मैं कंपनी में दिखा दूंगा कि देखो भाई ये खर्चा हुआ था और कंपनी से उसके बदले पैसा ले लूंगा। अगर हम इनकी वाइफ की बात करके चले तो उन पे भी एलिगेशन है कि वो लोगों को हायर करती थी किसी एजेंसी के थ्रू, पर वो एजेंसी भी फेक थी। तो अगर हम बात करके चले, जो इनके एक्स सीईओ थे सोहेल, जो को फाउंडर भी थे, तो उनको डायरेक्ट हायर किया गया था, पर ऑन बुक्स दिखाया गया कि उनको वेंडर से हायर किया गया है। अब दोनों पार्टीज आपस में लड़ रही है। भारत पे वाले कह रहे हैं आपने ऐसा किया, अश्विनी ग्रोवर वाले टीम कह रही है कि हमने नहीं किया है। अश्विनी ग्रोवर टीम ने कहा है तुमने हमारा नाम खराब किया है, इस चक्कर में हम 88 करोड़ रुपया अपना मानहानि का मांगते हैं। बाकी लेट्स सी किस डायरेक्शन में पूरी कहानी जाती है। मैंने एक स्टार्टअप घोटाला वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने बताया था स्टार्टअप फ्रॉड्स किस तरीके से होते हैं और लिस्ट करके बताए थे बेकायदा। मतलब मैंने नाम नहीं लिया था पर मैंने सारे फ्रॉड्स बता दिए थे। अगर आप उसको वीडियो को देखोगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी जो मैंने अभी चीज़ बोली है उसके बारे में डिटेल के अंदर। अगली खबर सहारा ग्रुप की है। तो अभी सुब्रतो रॉय जी की कल डेथ हुई है। उसके बाद में जो 25,000 करोड़ का फंड है जो कि सेबी के पास में है, उसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो गई है। अगर देखा जाए 24,000 करोड़ रुपया डिपॉजिटर का रिफंड करना है सहारा ग्रुप को, उसको एक अलग से अकाउंट में रखा गया है। अब उसमें से 138 करोड़ रुपीस पिछले 11 साल के अंदर रिफंड कर दिया गया है। अब बाकी पैसे की बात करके चले तो भाई लोग लेने वाले ही नहीं आ रहे हैं। अभी रिसेंटली ही 5,000 करोड़ रुपए के लिए स्कीम निकाली गई थी कि 5,000 करोड़ रुपए हम निकाल रहे हैं, अब जिन जिनको चाहिए वो बताओ, जिन जिनके पैसे हैं वो उनको रिफंड कर देंगे। पर लोग सामने रिफंड लेने ही नहीं आ रहे हैं। बहुत बड़ा कार्ड हुआ है। अब समझा देता हूँ ये हुआ क्या था। उन्होंने पैसा लिया था एक्स चीज के लिए, पर वो पैसा यूज किया गया वाई चीज के अंदर, जो कि एक गलत प्रैक्टिस है। बस ये सारा का सारा बवाल है, बुरा बुरा। अगली खबर रेबल फूड्स की है। तो रेबल फूड ने 1,000 करोड़ का रेवेन्यू मार्क छू लिया फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। पर देखो समझने की कोशिश करो, 1,200 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट करने के लिए इन्होंने 656.5 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। हाँ, लॉसेस घटते हुए दिखाई दिए हैं पर लॉसेस बहुत ज्यादा है। अगर देखा जाए रेबल फूड्स मुझे एक अच्छा क्लाउड किचन लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर लॉस में है। तो अगर आप क्लाउड किचन को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं क्लाउड किचन के बारे में, तो हम इस संडे एक वर्कशॉप कर रहे हैं जो कि पूरा क्लाउड किचन के बारे में होने वाली है। एंड टू एंड बात करेंगे। हम एक कंसल्टेंट को लेके आ रहे हैं, वो पूरा डिस्कशन करेंगे, समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। उस वीडियो को हम फ्यूचर के अंदर यूट्यूब के ऊपर भी लेके आएंगे। अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो हमने एक पेड टिकट रखी है 99 रुपीज़ की, लिमिटेड सीट्स ही है। अगर आप आना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, तभी खरीदना जब आप आना चाहते हो, सीट्स मत खराब करना। हमने पैसे इसलिए रखे हैं ताकि एक सीरियसनेस आ जाए, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि फ्री के चक्कर में बहुत सारे लोग कहते हैं हम आएंगे और एट क्लास आते नहीं है। तो अगर हम एक छोटा सा प्राइस रख देंगे तो लोग सीरियस जो हो गए वो आ जाएंगे। अगर मुझे इस वाले 99 मार्क में अच्छा नहीं लगा तो मैं फ्यूचर में रेट बढ़ा सकता हूँ, पर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ अगर आप पे कर रहे हो तो आना, ये मत करना किसी की सीट खराब करना, क्योंकि अभी तक हमने एक्सपीरियंस किया है। इंटेलेक्चुअल इंडीज पे एक वीडियो आ गई होगी या आने वाली होगी। वो जो वीडियो थी वो भी हमने ऑफलाइन ही शूट करी थी। वैसे सेशन हम करते रहते हैं, पर उस सेशन के लिए हमारे पास में ऑलमोस्ट 200-250 एंट्रीज थी। हमने 30 बंदे उसमें से सिलेक्ट करे, पर आए 10-12-15 बंदे, तो 15 बंदे नहीं आए, तो दिस इज नॉट राइट। तो इसी टाइम पे हमने डिसाइड कर लिया था कि एक चाहे फ्री सेशन करेंगे पर उसका एक नॉमिनल प्राइस जरूर रखेंगे ताकि सीरियसनेस रहे। और अगर मेरा फ्यूचर लगा तो मैं सोच रहा हूँ कि हम 1,000 रुपये टाइप प्राइस रखे और पूरा पैसा रिफंड कर देंगे, जैसे कि आपने अभी लिया और आपको पूरा पैसा हम रिफंड कर देंगे उसी टाइम। मतलब अगर आप आते हो तो, नहीं आते तो आपका पैसा हमारा, ऐसा टाइप्स। पर पहले मैं 99 ट्राई करना चाहता हूँ जिससे सीरियस लोग आ जाए। अगली खबर ओयो की है। तो ओयो ने 1620 करोड़ का डेट को बायबैक करने की बात करी है। मतलब उन्होंने उधार ले रखा है, उसको खरीद लेंगे। कहा जा रहा है जो उनका टोटल आउटस्टैंडिंग डेट है ना, उसमें से 30% को ये बायबैक कर रहे हैं। इसकी वजह से जो इनकी बैलेंस शीट है वो और इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। 225 करोड़ रुपया सालाना इनका बचता हुआ दिखाई देगा, जो कि इनको इंटरेस्ट पेमेंट में देना होता था। अभी के टाइम पे ओयो ने अभी क्वार्टरली प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, तो इनकी बैलेंस शीट प्रॉफिट की तरफ जा रही है, तो उस प्रॉफिट को बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छी चीज़ है।
IPO निकालना है तो ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी। अगली खबर पेटीएम की है, तो पेटीएम MSCI इंडेक्स के अंदर एंट्री ले रहा है। कहा जा रहा है 150 मिलियन का इनफ्लो आ सकता है कंपनी के अंदर। 30 नवंबर को लिस्टिंग हो जाएगी। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। पेटीएम के शेयर्स स्टार्टिंग में बहुत पिटे थे, पर इस साल अच्छे परफॉर्म करे। 72% के आसपास पेटीएम के शेयर बढ़ते हुए दिखाई दिए। पेटीएम AGI की तरफ भी जाने की बात कर रहा है और इंटरेस्टिंग लग रही है पूरी कहानी। अगर हम यात्रा ऑनलाइन की बात करके चले तो उनका जो Q2 का नेट लॉस है वो 11 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखाई दिया ईयर ऑन ईयर, और जो उनके एक्सपेंसेस है वो 8% बढ़ते हुए दिखाई दिए। अगर हम इनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करके चले तो वो भी घटते हुए दिखाई दिए। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है ओवरऑल अगर आंकड़ों में देखा जाए। अब कहानी ये है जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है वो 40% बढ़े हैं। कंपनी के रेवेन्यूज घटे हैं, बाकी चीज़ें घटी है, पर जो एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट दिए जा रहे हैं वो बढ़ रहे हैं। अब एक्जिंगो की बात करके चले तो उन्होंने 501 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है और 23 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट करी है उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। तो ये अच्छी चीज़ है। 32% रेवेन्यू ग्रोथ के साथ में प्रॉफिटेबल हो गई है ये कंपनी। अगर हम इनकी वैल्यूएशन की बात करके चले तो लास्ट जो उन्होंने 2021 के अंदर $53 मिलियन रेस किए थे $800 मिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। तो $800 मिलियन की वैल्यूएशन की प्रॉफिटेबल कंपनी इस लेवल के ऊपर है, क्या सही है या फिर नहीं है, खबर बताओ। अगली खबर YouTube की है, तो YouTube भाई अब डिस्क्लोजर एग्रीमेंट लेके आ रहा है अगर किसी ने जनरेटिव AI का यूज़ किया है वीडियो के अंदर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के टाइम पे, क्योंकि जनरेटिव AI इस तेज़ी से बढ़ रहा है ना, आप पहचान नहीं पाओगे कि क्या ये इंसान है या फिर नहीं है। अब उसके ऊपर क्लेम भी मारा जा सकता है। अगर आपको लगता है या मुझे लगता है कि मेरी वॉइस का क्लोन किसी ने बना के YouTube वीडियो के अंदर यूज़ किया, तो मैं वहाँ कह सकता हूँ कि भाई ये मेरी वॉइस लग रही है। अभी आर्टिस्ट की हम देख रहे हैं कि भाई आर्टिस्ट को आप पूरा रेप्लिकेट कर सकते हो, AI से जनरेट कर दो और यूट्यूब पे गाने डाल दो। तो ये तो बहुत गलत चीज़ हो सकती थी। तो इसके ऊपर भी क्लेम मारा जा सकता है। तो यूट्यूब अच्छे सिस्टम्स बना रहा है अगर देखा जाए तो। अब देखने वाली बात है किस तरीके से इसका यूज़ होगा आने वाले टाइम में। कोई फेस को रेप्लिकेट नहीं कर सकता। अगर मेरे जैसा फेस कोई यूज़ कर रहा है AI का यूज़ करके, तो उसके ऊपर भी एक्शंस हो सकते हैं। नाइस। अगली खबर OpenAI की है, तो वो गूगल AI के टैलेंट को $10 मिलियन तक का पैकेज दे रहा है। AI की रेस में आगे बढ़ना चाहता है, इस चक्कर में इतना पैसा खर्च करा जा रहा है। लास्ट अगर हम OpenAI की वैल्यूएशन की बात करके चले तो $80 बिलियन की थी। अब जो कहा जा रहा है लोगों को हायर किया जा रहा है 5 मिलियन से $10 मिलियन की रेंज के अंदर हायर किया जा रहा है। अभी रिसेंटली ही जो सैम ऑल्टमैन है जो इसके CEO है, उन्होंने बोला था कि हम सुपर इंटेलिजेंस बनाना चाहते हैं, मतलब कॉन्शियसनेस या हम AGI भी कह सकते हैं इसको, उस तरफ जाना चाहते हैं। बहुत मजा आने वाला। इंटेलेक्चुअल डिस पे AGI की वीडियो है, अगर आपको AGI समझ में नहीं आता क्या होता है, मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश करी थी वहाँ पे। अगली खबर नारायण मूर्ति जी की है, तो उन्होंने बोला है कि इंडिया को कम से कम $1 बिलियन अ ईयर खर्च करना चाहिए टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए। और मेरा भी मानना है भाई। और इसके कुछ रीजंस है। देखो, हम स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना, उनका वो लेवल है ही नहीं। और हम कह रहे हैं कि भाई जिनको सैलरी मिल रही है 20,000, 25,000, 50,000, वो हमको करोड़ों रुपए कमाना सिखा देंगे। नहीं पॉसिबल ना। अब दोनों साइड की कहानी समझने की कोशिश करो। अब जो करोड़ों रुपए कमाना जानता है वो पढ़ाने के लिए नहीं आएगा। अगर उसको पढ़ाने के लिए लेके भी आओगे तो पैसा बहुत मांगेगा। अगर वो पैसा बहुत ज़्यादा मांगेगा तो सैलरी मतलब आपकी फीस बढ़ जाएगी, जो कि आप नहीं दे पाओगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एजुकेशन सिस्टम के अंदर। तो इसका भी कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए। प्लस टीचर्स को ट्रेनिंग देनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें चेंज हो रही है, AI आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है, टीचर्स भी आउटडेटेड रह जाएगी तो स्टूडेंट्स उस लेवल पे बढ़ नहीं पाएंगे। तो उनका कहना है ट्रेन द टीचर करके प्रोग्राम निकालना चाहिए, जहाँ पर 10,000 से ज़्यादा रिटायर्ड टीचर्स को ग्लोबली या फिर लोकली जो कि STEM एरिया के अंदर है उनको लेके आया जाए और उनसे ट्रेनिंग कराई जाए। आइडिया तो अच्छा देखा जाए तो। अगली खबर हिंदुस्तान यूनिलीवर की है, तो वो किराना स्टोर्स की हेल्प करने के लिए आ रहा है। वो ONDC नेटवर्क बनवा रहा है ताकि बड़े प्लेयरों से नॉर्मल किराना स्टोर्स भी लड़ पाए। दिस इज़ अ गुड थिंग मेरे हिसाब से ना। मतलब उनको अमेजोन फ्लिपकार्ट पे बेचना था, अब किराना वाला भी ONDC पे आ जाएगा। HUL का नेटवर्क बहुत बढ़िया है, तो वहाँ पे एजुकेशन भी बहुत नेक्स्ट लेवल हो सकती है। तो अगर ये अपना ONDC नेटवर्क बनाते हैं तो मुझे लग रहा है ये चीज़ सही हो सकती है। बाकी एग्जीक्यूशन सारा गेम है, क्योंकि इन्होंने जो अपनी शिखर सेलर ऐप निकाली है उसका एडॉप्शन कैसा होता है वो देखने वाली बात है मेरे हिसाब से। अगली खबर हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर की है, तो उन्होंने बोला है कि इंडिया 3rd लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी बन जाएगा फाइनेंशियल ईयर 27 तक। हम जापान, जर्मनी जैसी इकोनॉमी से आगे निकल जाएंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि भाई
उनकी इकोनॉमी घट रही है, हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न भी है इसके अंदर। अगर हम इंडिया के एक्सपोर्ट्स की बात करके चले, गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से वो 6.21% बढ़ते हुए दिखाई दिए अक्टूबर के महीने के अंदर। दूसरी साइड पे अगर हम यूएस की इन्फ्लेशन की बात करके चले अक्टूबर के महीने के अंदर, तो वो 3.2% की ओर पहुंच गया। भाई जून से स्लो डाउन दिखाई दे रहा है, अच्छी बात है देखा जाए तो। अभी देखा जाए फेड का जो 2% का टारगेट है उससे ऊपर है, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इतनी जल्दी कि रेपो रेट के मतलब जो फेड रेट है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। पर देखने वाली बात है फेड किस तरीके से जाता है, क्योंकि भाई अभी इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखाई दिया था थोड़ा सा। फेड ने कहा भी था हम बढ़ाएंगे, पर उन्होंने एट लास्ट नहीं बढ़ाया। तो लेट्स सी। अगर हम हमारी सेंटर की बात करके चले तो उन्होंने जो जीएसटी एवेशन होता है, जो जीएसटी की चोरी करते हैं, उसका जो लिमिट है उसको 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दिया है। मतलब अगर कोई जीएसटी की चोरी करता है तो उसको अरेस्ट और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के लिए तभी डाला जा सकता है जब वो 3 करोड़ से ऊपर जाता है। अब जो बिजनेस बॉडी थी वो तो कह रही थी 5 करोड़ तक करा जाए इसको, पर गवर्नमेंट ने 3 करोड़ कर दिया ईज ऑफ डूइंग के चलते। और दिस इज गुड, मतलब मेरे हिसाब से ना, जो छोटे बिजनेस है जिनसे गलती से जीएसटी में प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं फाइल कर पाते, तो दिस उनके लिए अच्छा है। पर जो टैक्स की अंधी चोरी करने के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए सही है। पर 5 करोड़ किया जा सकता था मेरे हिसाब से। अभी रिसेंटली ई इनवॉइसिंग भी आया है, जिनका कंपनियों का 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है उनको ई इनवॉइसिंग करना मैंडेटरी कर दिया है। मतलब जो बिल बनाया जा रहा है उसको पहले रजिस्टर किया जा सके। जो अश्नीर ग्रोवर के मामले में हम बात कर रहे थे ना कि बैक डेटेड बिल्स वगैरह, अब ई इनवॉइसिंग में वो चीज़ें नहीं हो सकती। पर कहानी है कच्चे वाले काम तो हो ही सकते हैं ना। अगली खबर चाइना की है। तो चाइना वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड अचीव करने में सक्षम हो गया है। 1.2 टीबी पर सेकंड की यहाँ पे बात चल रही है। टीबी, अरे भाई क्या बात कर रहे हो। मेरे को अभी भी याद आता है जब मैंने 1 MB की स्पीड छुई थी डाउनलोड, तो मैं खुश हो गया था। मैं कहा 1 MB भाई। मैं उस जमाने से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे हमारी डाउनलोड स्पीड 16 kbps की आती थी। हम पिक्चर डाउनलोड करते थे जुगाड़ वाली, और उसको डाउनलोड होने में 2 दिन भी लग जाते थे, 1.5 दिन भी लग जाता था। 450 MB की फाइल हुआ करती थी। हम ढूंढते थे इससे सस्ती मिल रहा है, इससे कम साइज़ की मिल रहा है। रात भर कंप्यूटर ऑन पड़ा है, डाउनलोड हो रही है 16 kbps की स्पीड से। फिर वो 16 से हम पहुँचे 256 से फिर मैंने सीधा लीप लिया है मेरे हिसाब से 50 MBps के आसपास। फिर 50 के बाद 100 के बाद 300। अगली खबर जापान की इकोनॉमी की है। तो वो इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होती हुई दिखाई दी है रिसेशन के रिस्क के चलते। तो भाई ये अच्छी चीज़ नहीं है जापान के लिए, क्योंकि उनकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। 2.1% का कॉन्ट्रैक्शन कहा जा रहा है और रिसेशन आ सकता है जापान के अंदर। ये अच्छे साइन नहीं है जापान के लिए। अगली खबर जो माइकल बरी है, जो कि बिग शॉट मूवी के अंदर भी थे, अब वो कह रहे हैं कि भाई सेमीकंडक्टर घट सकता है। वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अगेंस्ट बैट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली रेनेसांस टेक्नोलॉजी जो है उन्होंने एनवीडिया के सारे स्टेक्स बेच दिए। पर अगर हम टाइगर ग्लोबल की बात करके चले तो उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है एनवीडिया के अंदर। तो भाई कई लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसा होगा, कई लोग कह रहे हैं ऐसा होगा, पता नहीं कैसा होगा। बाकी मैं अभी एक न्यूज़ पढ़ रहा था, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो अभी के टाइम पे AI मॉडल्स है ना, वो अब थक गए हैं। मतलब जितना उसको ट्रेन किया जा सकता था उतना ट्रेन किया जा चुका है। अब उनके पास डेटा की कमी आ रही है, किस डेटा से ट्रेन किया जाए। मतलब इंटरनेट पे जो भी डेटा था उससे ट्रेन किया जा चुका है। तो अगर हम ट्रेनिंग की बात करके चले तो उसके लिए GPU चाहिए होता था। तो अब जो GPU था अब उसकी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब तो एग्जीक्यूशन की है, ट्रेनिंग की उतनी ज़्यादा नहीं है। देखते हैं, मतलब ये समझने वाले समझ रहे होंगे क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। GPU की क्या, अगर ऐसा चलेगा तो GPU की क्या पता डिमांड ही उतनी ज़्यादा ना रह जाए जितना लोग सोच रहे हैं। और बाकी मुझे तो लगता है कि फ्यूचर के अंदर इससे बहुत पावरफुल GPUs और आएंगे। तो अभी तक हम जिस ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, जिस ट्रेनिंग के अंदर करोड़ों रुपए लग रहा है, वो हज़ारों रुपए में ही हो जाया चलेगा, ये मुझे लगता है। बाकी टाइम ही बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। हो सकता है कुछ ओपन सोर्स मॉडल भी आ जाए इसके अंदर। बाकी अगर आप डेवलपर कम्युनिटी से हो और आपको AI के अंदर शौक है तो कॉन्टैक्ट माई टीम यार। मुझे ज़रूरत है किसी की जो हमसे फ्रीलांसिंग टाइप्स काम कर सके, और उसको AI में शौक होना ज़रूरी है। ठीक है, मैं कुछ डेवलप नहीं कराऊंगा। जो लपास.टेक वाला चैनल है ना, मैं चाहता हूँ कि उसकी एक्चुअल डायरेक्शन जो मैं चाहता था वो ले जा पाऊँ। यही रीज़न है कि वहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि यार मैं बिजनेस न्यूज़ जैसे टेक न्यूज़ वहाँ नहीं बनाना चाहता था। वहाँ पे भी वही सेम, मेरे पास रोज़ न्यूज़ आती है, मैं रोज़ पढ़ता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ। वो क्यों नहीं होना चाहिए था लपास टेक मेरे लिए क्या था जब मैंने शुरू किया था कि भाई मैं कुछ नया सीखूंगा, मैं खुद ग्रो करूंगा, और साथ में जो मुझे देखेगा वो भी ग्रो करेगा कि AI की दुनिया में क्या हो रहा है। पर वो क्या हो रहा है, वो थ्योरेटिकल ज्ञान आ रहा है
कि भाई AI में इस कंपनी ने इतना पैसा रेक कर दिया, ये नई सिलिकॉन चिप आ गई है, ये सिलिकॉन चिप इतनी पावरफुल है, AI के ऊपर ये चिप बनाए जा रहे हैं, अभी रिसेंटली 3D मॉडलिंग के ऊपर भी काम बढ़ गया है, आप रेगुलर 2D वीडियो को 3D में कन्वर्ट कर सकते हो, उसके टूल्स आ गए हैं, अभी जो वंडर डायनामिक्स है जो कि कैरेक्टर एनिमेशन के ऊपर बहुत नेक्स्ट लेवल काम कर रहा है, वो कह रहा है कि हम आप माया के अंदर हमारे को ऑटोकैड के अंदर डायरेक्टली ले जा सकते हो। अगर हम एडोब की इंजीनियरिंग की बात करके चले तो उन्होंने भी 2D से 3D एलिमेंट्स बनाने का जुगाड़ निकाल दिया है। तो ये बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ें जा रही है AI के अंदर। पर मैं ना थ्योरी बात नहीं करना चाहता। मेरा आइडिया ये था कि मैं कुछ मॉडल को कोलैब में या कहीं पे इंस्टॉल करके आपको दिखाऊं ताकि आप भी खुद इंस्टॉल कर सको। उसके बाद मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, फिर मैं दिखा रहा हूँ उसमें क्या है। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि कोई एक ऐसा बंदा हो जो खुद रिसर्च करे और मुझे 3 मॉडल ला के दे कि ये 3 मॉडल मेरे हिसाब से बेस्ट है, आओ डिस्कस करते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे, फिर हम उसके ऊपर वीडियो बनाए कि भाई देखो ये 3 मॉडल मार्केट में थे, मेरे हिसाब से बेस्ट है और इन सब के लिंक्स नीचे हैं और ऐसे ऐसे इंस्टॉल करना है, ऐसे ऐसे आप यूज़ कर लो। मैं चाहता हूँ ऐसा हो ना, ताकि लोगों को भी मज़ा आए, मुझे भी मज़ा आए और अपनी कैटेगरी हम बना पाए। बाकी वो मज़ा नहीं आया अभी ना, तो तभी मैं कह रहा हूँ अगर कोई है तो नीचे कमेंट में बता देना। कमेंट में नहीं, मतलब डायरेक्टली मेरी टीम को कॉन्टैक्ट करना। अगली खबर मार्केट की है, तो भाई मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दी है। यूएस के ट्रेजरी नोट्स की बात करके चले तो वो 0.15% घटता हुआ दिखाई दिया है, 4.5 पे पहुंच गया है। 7 वीक का सबसे लोएस्ट नंबर है, ये अच्छी चीज़ है अगर देखा जाए तो। यूएस का जो इन्फ्लेशन डेटा है वो भी घटता हुआ दिखाई दिया था, इसकी वजह से मार्केट में इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। पर अगर हम जापान की बात करके चले तो वहाँ का डेटा सही नहीं आ रहा है। टोक्यो का जो बेंचमार्क है वो 2.5% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। बाकी अगर इंडेक्स देखोगे तो भाई इंडेक्स भी अच्छे तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। टॉप गेनर्स देख सकते हो आप, टॉप लूजर्स आप देख सकते हो कौन रहा। बाकी ये लोग हैं हमारे सपोर्टर्स, जिनकी वजह से डेली हम आप तक बिजनेस न्यूज ला पाते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। पेज बढ़ रहे हैं, आप भी हमको सपोर्ट कर सकते हैं नीचे ज्वाइन का बटन दबा के। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।